हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज का क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस वर्ष बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, यानी 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। आप फटाफट से चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो। देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? अब बताएंगे आप सभी कि संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है वो किसकी है। गुलाबदास की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी की, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की? तो मैं बता दूं, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। अच्छे से ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा कि संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अब बताएंगे आप सभी कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जो मैंने अभी बताया। तो यह एक प्रकार का निबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा कि अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में, अब बताओ आप सभी कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। अब फटाफट से लगाओ आप सभी कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो ये गांधी जी ने। क्या? गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जैसा काम वैसा परिणाम किसकी कृति है। अब लगाओ आप सभी कि जैसा काम वैसा परिणाम जो रचना है वो किसकी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, अज्ञे की, भगत सिंह की, या फिर बालकृष्ण भट्ट की? तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है जैसा काम वैसा परिणाम। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में श्रीनिवास दास की रचना है। अब बताओ आप सभी कि नीचे दिए गए में कौन सी श्रीनिवास दास की रचना है। रहस्य कथा, रसातल यात्रा, संयोगिता स्वयंवर, या फिर नूतन ब्रह्मचारी? ऑप्शन ए, बी और डी। ये तो भाई बालकृष्ण भट्ट की रचना है। रहस्य कथा, रसातल यात्रा, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। लेकिन ऑप्शन सी में जो दिया गया है संयोगिता स्वयंवर, ये श्रीनिवास दास की रचना। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। अब बताओ आप सभी, उसने कहा था जो कहानी है जिनके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और यह कब प्रकाशित हुई थी ये बताना आप सभी को। तो ये हुई थी 1915 ईस्वी में। क्या? 1915 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं कि गुलेरी जी के पिता का क्या नाम था। अब बताओ जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम पूछा गया है, तो बता दो कि पंडित शिवराम। क्या? पंडित शिवराम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था। एक दिया गया था वो भारत रत्न, और दूसरा मैग्सेसे सम्मान। भारत रत्न दिया गया था 1998 में। कब? 1998 में, सॉरी यहाँ 1998 होगा, 1998 में। और ये मैग्सेसे सम्मान दिया गया था 1965 में। तो अब लगाओ आप सभी, यहाँ पूछा गया मैग्सेसे सम्मान, तो 1965 लगा लो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था। अब बताओ जी, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम पूछा गया है, तो लगा दो श्यामवती देवी। क्या? श्यामवती देवी। माता का नाम पूछता तो हम लोग मनरूप देवी लगाते, नहीं, यहाँ पत्नी पूछा गया, श्यामवती हो जाएगा। ओके, और पिताजी का नाम था रवि सिंह। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। यह आपके हिंदी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। बताओ आप सभी क्या होगा इसका सही जवाब। तो यह दिया था लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। अब बताओ आप सभी कि 11 का सही जवाब क्या होगा। तो यह एक प्रकार का उपन्यास है, और यह रचना है अज्ञे जी की, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है ये। ओके, शेखर एक जीवनी, यह एक प्रकार का उपन्यास है, तो अच्छे से ध्यान में रखना। ओके, चलिए देखिए भाई, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं मैं कराते जा रहा हूं। ओके, तो आपका फर्ज बनता है कि इसको अच्छे से कवर करना। देखिए, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फटाफट से लगा आप सभी, 12 का सही जवाब क्या होगा। तो यह मिला था कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
देखिए 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है, प्राण पखेरु। प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ है। अब बताओ आपसे, प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। क्या? मृत्यु हो जाना। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। जर का विलोम क्या होगा? भाई उल्टा शब्द पूछा गया है। जर का विलोम हो जाएगा चेतन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से याद कर लो भाई। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए। लंबोदर में कौन सा समास है? भाई लंबा है जिसका उदर। अब बताओ आप सभी कि 15 का सही जवाब क्या होगा? तो बहुव्रीहि हो जाएगा जी। बहुव्रीहि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ओके, दशानन भी आता तो बहुव्रीहि होता। देखिए ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? भाई पथरगामा गोड्डा झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी लगा लो जी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ज्ञानेंद्रपति का जन्म हुआ था झारखंड में। अच्छे से ध्यान में रखना। ओके, चलिए 17 नंबर सवाल देखिए कि ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी है? अब बताओ जी। नीचे दिए गए में ज्ञानेंद्रपति की कौन सी रचना? हार जीत की रचना है अशोक वाजपेयी जी। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना है जो कि पूछा गया। गांव का घर उषा के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। लेकिन ऑप्शन बी में जो दिया गया गांव का घर, इसी के लेखक है ज्ञानेंद्रपति। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए कौन सा रचना भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? भाई नहीं है मतलब जो उसके द्वारा लिखा हुआ नहीं है वो बताना आप सभी को। बम का दर्शन तो उसी की रचना है, युवक भी उसी की रचना है, विद्यार्थी और राजनीति तो उसी की रचना है। तो बचा कौन? ये परिवेश जो है ये उसकी रचना नहीं है। यानी किसकी? तो भगत सिंह की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल देखिए कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? अब बताओ आप सभी कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो नौजवान भारत सभा का। क्या? नौजवान भारत सभा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। देखिए चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? अब बताओ जी, चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो जंगलों का कटना। क्या? जंगलों का कटना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल देखते हैं कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की रचना है? अब बताओ आप सभी 21 का सही जवाब क्या होगा कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो मैं बता दूं यह एक प्रकार की निबंध है। बोलते क्षण यह रचना है जगदीश चंद्र माथुर की। ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, और यह एक प्रकार का निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 22 नंबर सवाल देखिए कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? मुन्नी की उम्र यानी यह क्वेश्चन जो है यह सिपाही की मां चैप्टर से लिया गया है जिनके लेखक हैं मोहन राकेश जी। उसी चैप्टर का यह क्वेश्चन है। तो मुन्नी का उम्र हो गया था 14 वर्ष। कितना? 14। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 23 नंबर सवाल देखते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? अब बताओ आप सभी कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो मैं बता दूं यह हुआ था 13 जनवरी 1911 को। क्या? 13 जनवरी 1911 को शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था और इनकी रचना का नाम है उषा। क्या? उषा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। उषा के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह जी जिनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल आपके सामने। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? ये आपके 2023 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। 24 का सही जवाब लगा आप सभी। तो यह एक प्रकार का कविता है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। और यह रचना है रघुवीर शाह की। कहीं 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछ दे कि आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है तो लगा देना रघुवीर शाह जी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए छिन्न भिन्न में कौन सा समास है? भाई छिन्न भिन्न में द्वंद्व समास किधर गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श काव्य कौन सा है? अब बताओ आप सभी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श काव्य कौन सा है? बताओ आप सभी। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 26 का सही जवाब हो जाएगा प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर सागर में रचे गए पदों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी है? अब बताओ आप सभी। सूर सागर के रचे गए पदों में की कुल संख्या है कितना? 1.25 लाख। भाई 1.25 लाख। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए C4 1.25 लाख। चलो जी कोई ना। देखिए 28 नंबर सवाल देखिए। कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुई थी? कविता के नए प्रतिमान जो कि नामवर सिंह की रचना है और यह कब प्रकाशित हुई थी ये बताना आप सभी को। तो यह 1968 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1968 में। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल की आप आंसर बताओ आप सभी कि तासीर शब्द का अर्थ होता है। तासीर का क्या अर्थ होता है? प्रभाव, असर, उपरोक्त दोनों या फिर जगना। भाई प्रभाव और असर का मीनिंग तो एक ही निकलता
जाता है, यानी उपरोक्त दोनों लगा लो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसंग का विशेषण क्या होगा? प्रासंगिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, प्रासंगिक हो जाएगा, अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए जी, मुंशी जी कौन थे? बताओ आप सभी, ये जूठन चैप्टर का क्वेश्चन है भाई। बताओ आप सभी, मुंशी जी कौन थे? तो मैं बता दूं, ये हेडमास्टर तो थे नहीं, लेखक जी थी मुंशी जी, यानी इनके पिताजी इनको प्यार से मुंशी जी बुलाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लेखक के पिताजी तो मुंशी जी थे नहीं, स्कूल के शिक्षक भी नहीं थे, स्कूल के शिक्षक का नाम था कलीराम। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नामवर सिंह के गुरु का क्या नाम था? अब बताओ आप सभी, नामवर सिंह के गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 33 नंबर सवाल आपके सामने है कि कली हेडमास्टर ने गाली देकर किसको धमकाया था? लेखक के पिताजी को। क्या? लेखक के पिताजी यानी छोटन लाल जी को। यह भी पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में कि लेखक के पिताजी का क्या नाम था, तो छोटन लाल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वजूद शब्द का अर्थ क्या होता है? वजूद मतलब हो गया अस्तित्व, अस्तित्व, अस्तित्व। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 35 नंबर सवाल देखते हैं कि यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में बताओ, मैंने बताया है कि यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, तो आप आंख बंद करके अब यही भाव समास मारो, सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 36 नंबर सवाल आपके सामने है। डॉक्टर पंत ने उदय प्रकाश को कितने रुपये दिए थे? 36 का सही जवाब बताओ आप सभी। तो ये 100 के 3 गो नोट दिए थे, तो कितना हुआ? 100 100 100 300 हो जाएगा ना जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 37 नंबर सवाल आपके सामने। नाभा दास किस काल के कवि हैं भाई? दास जी भक्ति काल, दास भक्ति काल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दास जब भी आए, नाभादास, सूरदास, तुलसीदास, भाई भक्ति काल के कवि, अच्छे से ध्यान में रखना। ओके, चलिए कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है भाई? श्रद्धा। श्रद्धा किधर गई? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 39 नंबर सवाल देखो आप सभी। बिखरे मोती कहानी, बिखरे मोती कहानी संग्रह किनकी रचना है? अब बताओ आप सभी, बिखरे मोती जो कहानी संग्रह है यह किनकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल आपके सामने है। सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है भाई? बताओ 40 का सही जवाब क्या होगा? फटाफट से लगा आप सभी। तो यह लिखा गया है रघुवीर साय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होने वाला है। तो कितना सही कर पाए ये बताना आप सभी कमेंट करके जरूर। एंड मिलते हैं अगले क्लास में, और क्लास कैसा लगा ये भी बताना। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।